Hello everyone, welcome to my channel Study Point 91. Here we discuss about education, unemployment and industrialization. Someone says that education is not only a ladder of opportunity, but it is the investment in our future. शिक्षा, रोजगार और औद्योगिकरण ये ऐसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हमारे दैनिक रूप में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। आज बिहार तथा बिहार के बाहर के रहने वाले लोग जो अपनी रोजमर्रा के जीवन को पूर्ति करने के लिए आज बाहर लगे हुए हैं, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए आज हम उन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले हम चाहेंगे कि सर आप हमें हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं एक आप छोटा सा परिचय उन्हें दें। सभी को मेरा नमस्कार। ओम प्रकाश भुवन मेरा नाम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश का संयोजक और बक्सर जिले के चुनाव का निवासी। सर पहला क्वेश्चन आपसे है कि अच्छी शिक्षा होने के बाद भी रोजगार की इतनी समस्याएं बढ़ती क्यों जा रही हैं? क्यों लोग अभी भी बहुत अच्छे डिग्री वगैरह रहने के पास बहुत अच्छी शिक्षाएं प्राप्त किए हुए हैं लेकिन फिर भी आज वो बेरोजगार है? इसमें किसकी गलती है, या फिर वो शिक्षा व्यवस्था की, या फिर जो व्यवस्थाएं चल रही उस पर गलती माना जा सकता है? ये अगर इसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप पूछें तो दुर्भाग्य बिहार का रहा जब से आजादी के बाद जो सरकारें बनी, जीवन के हर क्षेत्र को उन्होंने सही करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ के बेरोजगारों की मानसिकता स्वयं पे खड़े होने की, स्वावलंबी बनने की, आत्मनिर्भर बनने की नहीं खड़ी। और बिहार का एक और दुर्भाग्य रहा कि उस समय अपना इंडस्ट्रियल पार्ट जो झारखंड था, तो इधर शेष वर्तमान बिहार के लोग भी उधर जाकर के बिहार में रोजगार है, धंधा है, ऐसा एक मान लेते थे, मान लिया जाता था। और उस शेष पार्ट झारखंड को बढ़ाने का और उसको आगे निरंतर प्रगति करने का बिहार के लोगों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। वर्तमान जो बिहार है उसमें जो आज एक मानसिकता खड़ी है कि हम बाहर जाके नौकरी करना पसंद करते हैं, यहां अपना काम करना पसंद नहीं करते। तो मुझे लगता है कि ये जो पूर्व से सरकारें ऐसी मानसिकता और ऐसा सामाजिक माहौल नहीं खड़ा कर पाई कि हम अपने बल पे कुछ करने का प्रयास यहाँ कर सके। बावजूद इसके छोटी छोटी इकाइयों के रूप में ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं बीते 10-15 वर्षों में खड़े हो रहे हैं, जो लगता है कि आने वाले बिहार के लिए एक अच्छा भविष्य साबित हो। जी सर। अच्छा, इतनी सब बातों के बाद अगर हम बिहार को एक पैमाने के रूप में देखें तो आपके अनुसार बिहार में किन किन चीजों की घोर कमी अभी देखी जा सकती है, जिसको बिहार या तो पूरा कर सकता है या फिर आने वाले समय में उसको पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कि बिहार में किसी चीज की कमी नहीं है। बिहार अपने आप में मुझे लगता है कि हर दृष्टि से परिपूर्ण है। यहाँ केवल दो क्षेत्रों में, एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकीकरण अपने बिहार का कर सके, और दूसरा जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें भी एक आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है कि जो ऊर्जा, जो क्षमता हम बाहर के प्रदेशों में जाके उनके विकास में लगाते हैं, वो ऊर्जा अपनी हम बिहार में कुछ खड़ा करके, वो अपना समर्पण बिहार में रह के ही, अपने गांव में रह के अगर खड़ी करें तो ये उनके आने वाली पीढ़ी के लिए भी और बिहार के लिए भी फायदेमंद होगा और सबके लिए लाभकारी होगा। बिहार में रह के लोग अपना रोजगार का सृजन करें। हाँ,
बिहार में रह के रोजगार का सृजन करें, यानी कि जहाँ पे है वहीं पे अपने हिसाब से वो रोजगार बनाए और उस पे वो लोग काम करें। इन सब चीजों पे बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल एक जैसे एक आम भावना क्या बैठी हुई है कि बिहार में कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं, लेकिन जो है उसी में मुझे लगता है कि कम से कम खेती से जुड़े जो इंडस्ट्री हो सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग की बहुत सारी यूनिट हो सकती है। बिहार सरकार ने एक बार एक नारा दिया था कि बिहार की सब्जी पूरे देश की थाली में होगी। दुर्भाग्य से मुझे ये कहने में कहीं झिझक नहीं है कि उस नारे को हम लोग जमीन पर नहीं उतार पाए। आज त्रिपुरा जैसा राज्य अपने को पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से पूरे विश्व में एक मार्केटिंग, बहुत अच्छी मार्केटिंग करता है। क्या बिहार के नौजवान है आज पूरे विश्व में ऑर्गेनिक खेती का एक बहुत बड़ा स्कोप, ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों का स्कोप। हम बिहार के नौजवान है इसकी खेती, इसकी मार्केटिंग, इसकी पैकेजिंग ही केवल कर दें। अच्छा, तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व का तो बात का विषय है, पूरे भारत को ऑर्गेनिक के खाद्य पदार्थों को उपलब्ध करा सकते और एक बहुत बड़ा मार्केट बना सकते। तो मेरा यही है कि जो बिहार में अभी है और यहाँ भी सबसे बड़ा इसको खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में खेती से जुड़ा हुआ चीज, तो जो प्रोडक्शन में लगे हैं प्रोडक्शन में लगे, लेकिन उन प्रोडक्ट को फिर पैकेज करना, उनको प्रिजर्व करना, उनके मार्केटिंग नेटवर्क खड़ा करना, ये अपने आप ही बहुत बड़ा काम है। केवल इसलिए मैंने शुरू में भी कहा कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बयान में पढ़ रहा, जिसमें उन्होंने आह्वान किया है कि जितने बाहर से लड़के आए हैं उनको हम यहाँ वो रुके, हम यहाँ रोजगार देंगे। मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग वगैरह में या खेती से जुड़े बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं। अभी अधिकांश खेती से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स बाहर से आते हैं। रक्सौल के पास कोई गांव है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वहां के नौजवानों ने एक अपने बल पे प्रयोग किया था। आज आप गांव में देखेंगे जो ट्रैक्टर पे बांध के चावल कूटने वाला मशीन जो चलता है, वो हमारे बिहार रक्सौल के लड़कों ने और नौजवानों ने कर बनाया था, खुद बनाया था, आविष्कार किया। लेकिन दुर्भाग्य ये कहीं कुछ सरकारी नीतियों की कमी, कुछ हम लोगों में जन जागृति की कमी, कि वो मशीनें आज चीनी प्रोडक्ट, चाइना के प्रोडक्ट भाया नेपाल आकर के कृषि विभाग के द्वारा अनुदानित योजनाओं में वो अनुदान वहां की कंपनियां पा लेती हैं। लेकिन रक्सौल के उन युवाओं के प्रयोग को हम लोगों ने बहुत बड़ा मार्केटिंग नहीं होने दिया, या बहुत बड़ा नीचे मार्केट हम नहीं खड़ा कर। तो ऐसी बहुत सी चीजें आपको अगर याद होगा तो ज्यादा नहीं 10-15 साल पहले का गांव में का लोहार खुरपी गांव में बना लेता था, हसुआ गांव में बना लेता था, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट गांव में ही बनते थे और गांव में ही उनका मार्केटिंग मिल जाता। आज मैं देखता हूं कि गांव में वो सारी चीजों का प्रोडक्शन बंद हो चुका है। पता नहीं कहीं कहीं से छोटे उद्योगों के रूप में जो चीजें हैं वो बन के आती है शहर में और फिर शहर से गांव की तरफ जाती है। अगर आपने मात्र 15-20 दिन पहले जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने स्वावलंबी गांव की परिकल्पना खड़ी की थी, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस था। उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के प्रधानों को और स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि इस कोरोना काल ने हमें एक चीज सिखाया है कि जो हमारा गांव वास्तव में स्वावलंबी होता था, कभी हुआ करता था गांव स्वावलंबी होता था, बीच में हमने उस स्वावलंबी गांव की हत्या कर दी। हमने हत्या की, शहरीकरण। आज वो समय आ गया है कि फिर से उस स्वावलंबी गांव की रचना हम खड़ी करें, उस स्वावलंबी गांव की परिकल्पना और वहां के युवाओं का ऐसा समूह एक खड़ा हो कि सारी चीजें गांव में ही बने और गांव में ही कंज्यूमर भी खड़े थे। जैसा मैंने भी आपसे उदाहरण दिया कि लोहे से बना सारा सामान गांव में मिल जाता था। गांव में हमारा बढ़ई होता था, लकड़ी से
बने हुए सारे सामान बना देता था। मुझे अपने जीवन में याद है कि तांती समाज के लोग होते थे, पत्ते तोड़ के लाते थे और उसका बड़ा बढ़िया पत्तल बनता था और उन्हीं पत्तलों का उपयोग कहीं ना कहीं सारे फंक्शंस में होता था। आज वो पत्तल गायब हो गए। हम लोगों ने फोम का पत्तल का एक रचना खड़ा किया और मुझे लगता है कि मात्र 10-15 वर्षों में उसकी कमी भी नजर आ गई। आज अब सरकार को जबरदस्ती करना पड़ रहा है कि नहीं, फोम वाले पत्तल का उपयोग बंद कर। तो यह एक हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है कि कैसे हम अपने पुराने गांव को याद करते हुए वहां स्वरोजगार खड़ा और फिर उसकी एक मार्केटिंग का नेटवर्क खड़ा। अभी बिहार सरकार भी उसमें कुछ काम कर रही है, तक मुझे पता है। केंद्र सरकार ने भी ये जो एक पैकेज 20 लाख करोड़ का घोषित किया है, उसमें एग्रीकल्चर और लघु उद्योगों के लिए बहुत बड़ा एक पैकेज है। अभी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ग्रुप की स्थापना हो रही है। मेरे पास जो जानकारी है कि बक्सर को प्याज के लिए चुना गया है। उसमें 4-5 दिन पहले मेरी बात हो रही थी एक पदाधिकारी से, उन्होंने कहा कि नहीं, टमाटर को भी उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब कल्पना करें कि प्याज और टमाटर ये हमारे यहाँ भयंकर प्रोडक्शन है। अब इनको प्रिजर्व करने की क्षमता, इनका कोई बाई प्रोडक्ट केचप वगैरह, टोमेटो केचप वगैरह बनाने की स्थिति और फिर उनके मार्केटिंग का नेटवर्क, ये केवल हम खड़ा करें तो हजारों युवाओं को हम बक्सर में बैठे बैठे रोजगार दे सकते। तो कृषि वाला पार्ट अलग है। तो ऐसे ही अलग अलग जिलों को अलग अलग आइटम के नाम पे अभी योजना एक तरह से धरातल पे खड़ी हो रही है। यहां फिर एक विषय आ जाए कि थोड़ा सा इस बिंदु पे नकारात्मक हो रहा है। बिहार के नौजवानों का या हम सब का पता नहीं कहां से माइंडसेट खड़ा हो गया कि हम ही जब बाहर जाते हैं, बाहर के राज्यों में जाते हैं, जब घर से बाहर, तो हम अपनी ऊर्जा का 100% देते हैं। लेकिन वही काम जब हमें घर में करना पड़ता है तो हम थोड़ा आलस कर जाते हैं, थोड़ा अनुशासनहीन हो जाते हैं। उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। अपने डुमराव में जब हम लोग बैटरी वगैरह में थे, बिहार में इंडस्ट्री की लिस्ट पढ़ते थे तो उसमें डुमराव का सूखा फैक्ट्री, ये ठीक है, मैनेजमेंट की भी कुछ कमी नहीं होगी, हम किसी का पक्ष नहीं कर रहे, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है मजदूरों की अनुशासनहीनता भी यह एक फैक्टर रहा है उस सिस्टम को कोलैप्स करने में। तो अगर हमें कहीं खड़ा होना है तो स्वाभाविक है कि दोनों तरफ से म्यूचुअल रिलेशन एक चलता है। अगर ये इंडस्ट्री लगाने वाला कहीं समझौता कर रहा तो हमें भी अपने मजदूर के रूप में, अगर मैं मजदूर की भूमिका में हूं तो 100% वहां देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजी थोड़ी सी अगर हम बदल लें तो हमारे लिए भी लाभदायक होगा कि हमें बाहर के प्रदेशों में, विदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। तो वैसे तो हम लोग के बारे में एक मजाक है ही कि पूरा विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां हम नहीं हैं, और है भी तो पूरे अपने दम हम और अपनी ऊर्जा के साथ। लेकिन उसी ऊर्जा को थोड़ा सा अपनी मातृभूमि में भी हम लोग लगाएं और अपना 100% देने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि बिहार का जो गौरव था उसको हम लोग स्थापित कर दें। एक केवल उदाहरण देकर के फिर आपको इसे बदलिएगा। भाई गुजरात के चुनाव में था, वहां प्रभावित है एक साथ। गुजरात और महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, इतना बड़ा और अच्छा एक कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर खड़ा है, मतलब उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग जब आप लोग की उम्र में थे तो कोऑपरेटिव आंदोलन बिहार में भी बहुत बड़ा चीज था। और जितना हम जानते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है बिहार और उड़ीसा से ही शुरू, और बिहार में तो एक समय था कि भयंकर, आज भी गुजरात के लोग जो यहाँ के पुराने प्रोफेसर बाबू या अजीत बाबू वगैरह का, गुजरात के लोग सारे लोग नाम जानते हैं और बड़ी इज्जत करते हैं।
लेकिन आप देखिए उसका दूसरा स्वरूप, तो बिहार में कोऑपरेटिव मूवमेंट खत्म, डेड हो गया है भी। तो कहीं कुछ जगहों पे कुछ पॉइंट पे है क्या कागजों में, लेकिन वहां उन लोगों ने उसको खड़ा कर दिया। तो मैं वहां कुछ लोगों से चर्चा कर रहा था कि क्या कारण है। एक व्यक्ति ने बड़ा सटीक जवाब दिया मुझे, कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट इसलिए नहीं मजबूत है कि यहाँ कुछ नया चीज हो रहा है, यहाँ इसलिए मजबूत है कि वहां के लोग कोऑपरेटिव स्वभाव के हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, और कोऑपरेट करने के स्वभाव ने कोऑपरेटिव मूवमेंट को खड़ा किया, और आज फिर उससे उनको बहुत जबरदस्त लाभ हुआ। लेकिन हमने उल्टे जो स्वभाव अपना एकला चलो वाला खड़ा किया बिहार, जिस दिन हम कोऑपरेटिव स्वभाव के बन जाए, फिर हमारे सामने पहले भी कहीं कोई नहीं थे, आगे भी कोई नहीं होंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट चल रहा है ट्विटर वगैरह पे, हैंडल देखा है हमने कि इंडस्ट्री इन बिहार हैशटैग करके इंडस्ट्री इन बिहार का बहुत ज़्यादा मूवमेंट चल रहा है। इधर 10 दिन से बहुत ट्रेंड में है। जैसे कि पहले हमारे यहाँ बिहार में चीनी मिल, सूता फैक्ट्री या फिर मखाना उद्योग, ये सब बहुत ज़्यादा पैमाने पे होते थे। और ये एक ऐसा हुआ कि सब के सब क्या हो गए, बंद हो गए, जिसके बंद हो जाने से मतलब रोजगार की समस्या तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उत्पन्न हो गई कि लोग बेरोजगार होने लगे। तो क्या ऐसा कभी समय आ सकता है कि कटिहार के जो जूट उद्योग है या फिर चंपारण का जो चीनी मिल है, मखाना उद्योग है, भागलपुर का जो सूती उद्योग है, ये क्या कभी ये समय आने पर एक चालू हो सकता है, जिससे अगर ये चालू हो जाए तो हमारे जो युवा हैं उनको बहुत ही ज़्यादा क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। बिहार सरकार इसमें क्या राय रखता है अपना? लेकिन मैंने पहले ही केवल एक शब्द कहा था, राजनीतिक इच्छा शक्ति। आपने जितने उद्योगों का नाम दिया, चाहे कटिहार साइड के चीनी मिल हो, अपने नवानगर तक में चीनी मिल का बहुत बड़ा फार्मिंग, बक्सर तक में था, बिहटा में बहुत बड़ा चीनी मिल था, कभी भागलपुर का सिल्क विदेशों में उसका एक ब्रांड हुआ करता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति इसलिए मैंने कहा, अगर पिछले 20-25 वर्षों का आप इतिहास याद करेंगे तो बिहार में कम्युनिस्ट आंदोलन नक्सलवाद के रूप में खड़ा हुआ, और इसने इतना बड़ा नुकसान किया उन सेक्टर्स का, एक भय का माहौल खड़ा किया अपने अपने पॉकेट में। और उसका देन ये है कि आप देखेंगे, उन भौगोलिक रचनाओं का अध्ययन कीजिएगा तो इन लोगों का जो पॉकेट बना, या तो बहुत बढ़िया टूरिस्ट प्लेस था, आप की जानकारी में होगा, अपना जो कैमूर से रोहतास वाला जो जंगल था, जहाँ हमारे के आर्कियोलॉजिस्ट हमको मिले थे, वहाँ की जो गुफाएं हैं, वो जो शंकर भगवान की यात्रा में जो जाते हैं गुप्ता धाम के पास में जो बहुत सारी गुफाएं हैं, उनमें भित्ति चित्र बने हुए। अब जरा आप कल्पना करें कि उन विषयों की अगर हम मार्केटिंग करें तो ये जब एक वैष्णो देवी उतना बड़ा पर्यटक स्थल हो सकता है, तो मां मुंडेश्वरी क्यों नहीं हो सकती? टूरिज्म तो बहुत अच्छा हमारे लिए हो जाएगा, ये इतना बड़ा टूरिज्म का पार्ट हो सकता है। जमुई में जाइएगा, वहाँ भीम बांध वगैरह है, पूरा एकदम बहुत सारा नेचुरल पार्ट है। लेकिन नक्सलियों के भय से, यहाँ भी कैमूर और रोहतास में नक्सलियों का ही पार्ट, उस पार्ट को भी नक्सलियों के भय से पूरी तरह सुनसान हो गया। बेतिया वाले पार्ट के जंगलों में चल, खैर बेतिया में तो अब धीरे धीरे जब ये खत्म हुए हैं, तो वर्तमान सरकार ने, अभी आदरणीय सुशील मोदी जी ने भी बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट वहां तय किए। केवल यही था, कितने आपने पॉइंट मिलाया। जिस दिन राजनीतिक इच्छा शक्ति जागृत हो गई कि इस इंडस्ट्री में, अब इस विषय में मैं नहीं कुछ करना चाहता, इसलिए कह रहा हूं जिस दिन मैं इस विषय में नहीं बोल सकता, कि अभी तो आने वाला विषय में कुछ नहीं बोलना चाहता, कहीं ना कहीं सरकार भी लोगी। तो उस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कुछ बिंदुओं पे वोट का चश्मा हमें हटाना पड़ेगा।
जो भी सकारात्मक रचना खड़ी कर रहे हैं, वहां लोकल कोई भी राजनीति के नाम पे, यूनियन के नाम पे, पार्टी के नाम पे, जात के नाम पे अगर डिस्टर्ब करने आता है, कुछ बिंदुओं पे शासक का मतलब यही होता है कि फिर सारा चश्मा हटा के उस विकास के चश्मे को सामने रख करके उस पर कड़ा एक्शन ले। अगर हम दोनों तरफ चलना चाहेंगे तो फिर नहीं सफल हो पाएंगे। बिहार की दृष्टि से तो ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार, बिहार की साइकोलॉजी में और बिहार के वर्तमान परिस्थिति में अगर नए उद्योग की बात छोड़ दीजिए, पुराने उद्योगों को भी खड़ा करना है तो कम से कम उसके सराउंडिंग के जो क्षेत्र है उसके निर्णयों में हमें राजनीतिक चश्मा हटा करके कुछ कड़े कदम लेने पड़ेंगे, सरकार को भी, और जो हम लोग वहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, तभी यहाँ कुछ हम लोग कल्पना कर सकते हैं। और अभी तो फिर एक कोरोना कहीं नुकसान किया है तो बहुत फायदा भी लाया। अभी तो मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, या सरकार कर भी रही होगी जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां चाइना से भाग रही हैं। उत्तर प्रदेश का मीडिया में आया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सारी इंडस्ट्री को निमंत्रित किया, तो वह पार्ट बिहार सरकार कर रही होगी कि ऐसे समय में उन इंडस्ट्रीज को आमंत्रित किया जाए। उसके लिए बहुत तरह की छूट उनको भी देनी पड़ती है, देना चाहिए, क्योंकि अगर वो सब आते हैं और स्थापित होते हैं तो कहीं न कहीं बिहार के आने वाली पीढ़ी के लिए भी और बिहार के ओवरऑल दृष्टि से भी बहुत बड़ा फायदा होगा। ये तो क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई जो आपने बताया कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बस एक छोटा सा पॉइंट मेरे मन में आ रहा है कि 1992 से हम लोग देख रहे हैं कि सरकारें बदलती रही हैं। अभी तक जब से उन्हें ये आज़ादी के 70 साल बीत चुके हैं, तो बिहार में खासकर 40 बार सरकारें बदली, यानी हर एक 1.5 साल में सरकारें बदलती रहती हैं यहाँ पर। तो और हम जब से हम देख रहे हैं अपने होश से, तो कुछ साल लालू प्रसाद ने यहाँ पे शासन किया, फिर नीतीश कुमार जी ने शासन किया, और इस शासन के दौरान मतलब कि कभी ऐसा लगा नहीं किसी ने विकास के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया। तो ये कहीं ना कहीं ये कहीं जनता की मूर्खता है या फिर सरकार की ये दोष है? क्या कहीं जनता ने भी गलती की है कि सरकारें बदल के, या फिर बार बार सरकार बदल रहा है जिसकी वजह से ना विकास हो पा रहा है, ना शिक्षा में पढ़ाओ, ना रोजगार के बारे में कोई सोच पा रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो आखिरकार इस बदहाली का जिम्मेदार है जनता है कि सरकार? वो सरकार जो हर एक 1.5 साल में बदल रही थी, आज़ादी के 70 साल होने के बाद भी, या फिर जनता को मुख्य रूप से इस बदहाली का जिम्मेदार ठहराया जाएगा? ये अभी बिहार जो है पूरे देश की राजधानी रही, मगर पाटवाला हो, सम्राट अशोक का पाठ हो, आप कल्पना करें कि अपने देश के जो 3 प्रमुख पंथ रहे, सिख पंथ, गुरु गोविंद सिंह जी, बौद्ध पंथ, महात्मा बुद्ध, जैन पंथ, भगवान महावीर, बिहार से ही उठे। मुझे जो लगता है कि आजादी के बाद सारी बीमारी आजादी के बाद कहीं ना कहीं खड़ी हुई। दूसरा एक अंग्रेजों के कालखंड में जो गुलामी वाला जो पार्ट रहा, उसमें तो जितना डैमेज करना था हम लोग को किया गया, लेकिन आजादी के बाद जो आपने रास्ता पकड़ा, आपको जो रास्ता दिखाया गया, उसमें हम लोगों ने अपने हिस्से को छोड़ दिया, अपना जो मूल था उसको छोड़ दिया और बढ़ गए हम लोग दूसरे तरफ। ईमानदारी से अगर हम विचार करें तो कभी हमने इशू बेस वोटिंग किया है। विकास, हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में ये विषय होना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो हम वोट नहीं करेंगे। 5 साल के बाद अपने प्रतिनिधि का हम आकलन करेंगे कि भाई तुमने क्या विकास किया। ये हमारे लिए कभी विषय रहा नहीं। एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होते हुए एक बात बड़ी ईमानदारी से करता, जब जनता के प्रायोरिटी में ये विषय खत्म हो जाते
तो ऊपर जो भी नेतृत्व बैठा वो भी हमारे आपके जैसा एक इंसान है। और जब उसको लग गया कि भैया मेरे महात्मा गांधी बनने से आदर्श तो स्थापित किया जा सकता है लेकिन विधानसभा की सीट नहीं निकाली जा सकती, और जब विधानसभा की सीट ही नहीं निकलेगी तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी वही चीजें की जो जनता को समझ में आती है, वो जातिवाद हो, पैसावाद हो, क्रिमिनलवाद हो। आप जनता के साइकोलॉजी को अंदर करें। भीड़ तंत्र में वो अगर आप लाख अच्छे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर आपके पास बाहुबल नहीं है, आर्थिक बल नहीं है, तो आम जनता आपको अच्छे इंसान की नजर से देख सकती है, आपको नेता बनने के लिए तैयार है। अभी दूसरे जगह की बात छोड़ दे जहां लोग गुमराह बैठे हैं। अभी परसों कुछ स्थानीय लोग बैठे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ स्थानीय विधायक जी लंबे समय तक यहाँ विधायक है, और ये गर्व का भी विषय है कि इनका जितना बड़ा नाम है, और एक समय तो और बहुत बड़ा नाम था, अगर ये चाहे होते तो यहाँ डुमरांव में बहुत सारे कार्य कर सकते थे। लेकिन आज भी पूरे डुमरांव क्षेत्र में आप घूम के चले आइए, कहीं कोई एक बड़ा काम जो लगे कि हाँ भाई बिहार सरकार के, केंद्र सरकार के किसी विभाग ने बढ़िया काम किया, इसमें विधायक जी की नेगेटिव भाव से नहीं कर रहा, केवल समझने के लिए इसमें विधायक जी का योगदान रहा, ऐसा कहीं नहीं नजर आएगा। इसलिए वो नजर नहीं आ रहा, विधायक की भी का दोष नहीं है। विधायक भी समझ रहा है कि भाई यह जनता के लिए प्रायोरिटी नहीं है। जनता के लिए प्रायोरिटी अंत में 5 साल के बाद फिर वही सामाजिक समीकरण, सामाजिक समीकरणों, समाजों का टकराव, ऐसे एक दूसरे से टकराएंगे और फिर उसमें से मेरे जीतने भर की रचना, ऐसी रचना जिससे मैं जीत सकूं, वो आ जाएगा। फिर राजनीतिक दलों के नेताओं ने यही काम शुरू किया। मुझे लगता है कि एक बार जनता को भी अपनी प्रायोरिटी तय करनी चाहिए। अभी किया नहीं किया है, तभी तो नहीं हो पा रहा, अभी नहीं हो पा रहा। जिस दिन जनता प्रायोरिटी तय कर देगी, भैया मेरा यह क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया में तुम खरे उतरोगे तब तो ठीक है, नहीं तो तुम अपने घर, हम अपने घर। क्या करना पड़ेगा? अगर विकसित बिहार और वो पुराना गौरवशाली बिहार की कल्पना हम कर रहे हैं, सोच रखते हैं तो जी। हाँ, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि 20 लाख करोड़ पैकेज का आत्मनिर्भर भारत है। हमने सोचा आत्मनिर्भर बिहार, तो हमें जो तुलनात्मक किया, जैसे हमने कभी स्टडी किया है, पढ़ा है, उसके बारे में देखा है कि जीडीपी ग्रोथ के बारे में, जो बिहार का जीडीपी ग्रोथ है, भारत का जीडीपी ग्रोथ है, लेकिन बिहारी जो है सबसे ज़्यादा किसी राज्य में है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 35% बिहारी वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पूरे बिहार, भारत में जहाँ बिहारी होंगे 35% महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र और बिहार की तुलनात्मक करें तो जीडीपी ग्रोथ जहाँ 6.5 लाख करोड़ का बिहार का जीडीपी ग्रोथ है, वही महाराष्ट्र का जीडीपी ग्रोथ 33,50,000 करोड़ का जीडीपी ग्रोथ है। मतलब कि मत समझिए कि बहुत गुना, बहुत ज़्यादा है, 5 गुना के उससे, यानी कि मोदी जी का जितना पैकेज है उससे तो 1.5 गुना उसका जीडीपी ग्रोथ। तो इतना सब होने के बाद भी क्या हम कभी बिहार महाराष्ट्र की भूमिका में आ सकता है कभी? क्योंकि उतना आने में हमको लगता है कि ऐसा समय है कि वो भी नहीं पाएगा, अपने समय में तो कोई नहीं देख पाएगा। तो क्या शिक्षा और उद्योग को बढ़ावा मिल पाएगा? यहाँ पे किस प्रकार हम शिक्षा और उद्योग को बढ़ावा दें महाराष्ट्र के तर्ज पे? इसे आपने बड़ा अच्छा उठाया है, और मैं ये भूल के बोल रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी के का पदाधिकारी हूँ। अगर आपने इधर गौर किया होगा तो प्रधानमंत्री जी ने बीते 5-6 वर्षों में कई एक बार अनेक मंचों से बात की कि जब तक पूर्वोत्तर भारत का विकास नहीं हो तब तक सम्यक रूप से संपूर्ण भारत का विकास नहीं हो पाए। यानी कि
पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री बैठा जिसने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का ही विकास नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जो पूर्वोत्तर भारत है उसका भी विकास हो, इसके लिए स्केच लाइन खींचा उसने। और एक उदाहरण छोटा सा मैं दे रहा हूं, इसे भी इसलिए मैंने कहा कि पार्टी से अलग है। जब यहां दोबारा सरकार बनी थी नीतीश जी के साथ, तो मैं व्यक्तिगत रूप से, हालांकि चल रहा है खैर उसको एक जगह एक नेतृत्व से बात हो रही थी। अब आप कल्पना करें कि नेतृत्व का चश्मा क्या है। उनका ये लॉजिक था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार इसलिए जरूरी है ताकि वहां विकास के काम किए जा सके। और यूपी में उस समय योगी जी की सरकार बन गई। तो एक लाइन में जो उन्होंने कहा कि भगत जी, गुजरात में अब नली, गली, सड़क, हॉस्पिटल, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। यहाँ 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख करोड़ के कुछ प्रोजेक्ट हो पड़े वो स्थापित किए जा सकते हैं। तो गुजरात का और शीर्ष नेतृत्व का ध्यान बस उतना उधर बस उतने पे, लेकिन बिहार एक ऐसा पार्ट, यहाँ अभी आप नली, गली, बिजली और छोटे हॉस्पिटल पे उलझे हुए। और उन्होंने मुझे मतलब एक तरह से मुझे कन्विंस कर रहे थे कि निर्णय सारा सही है। उसमें उन्होंने कहा कि आज कहीं भारतीय जनता पार्टी को झुक के भी अगर वहां सरकार बनाती है तो बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, बिहार के विकास के। अभी ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि नेतृत्व का चश्मा देखिए। गुजरात का होगा तो बिहार का नहीं है, नेतृत्व गुजरात का है, उसको कोई लेना देना नहीं है बिहार से। लेकिन वो लोग पूरे भारत को समग्र भारत के रूप में देख रहे हैं। और स्पष्ट एक जो लाइन उन्होंने अपने दिमाग में रखा है कि पूर्वोत्तर भारत का विकास ही पूर्ण भारत का विकास कर सकता है, और उस लाइन पे चल भी रहे हैं। तो याद होगा तो बहुत सारा विषय आया, वो भोजन वाला बात, वो भोजन की थाली खींच लेने वाला बात, वो तो मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कहीं व्यक्तिगत मान अपमान को किनारे रखते हुए भी बिहार के विकास के लिए अगर हमें थोड़ा सा समझौता करते हुए लगना है तो हमें लगना चाहिए। यह दृष्टि है नेतृत्व। आज तक राजनीति जैसे पुराना स्टाइल का राजतंत्र हम लोग जो देखते थे, तो राजनीति को भी थोड़ा सा अगर देखिएगा तो एक नए तरह का राजतंत्र हो गया। अगर उसके नेतृत्व का अपमान हो गया, यानी कि पूरी पार्टी का, ऐसा कहा जाता है पूरी पार्टी का अपमान हो गया, किसी ने उसके नेता का विरोध कर दिया तो तुरंत उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है उसने पार्टी का विरोध कर दिया। लेकिन सौभाग्य है भाजपा कार्यकर्ता के नाते हम लोग का और देश का भी कि आज जो नेतृत्व मिला है तो वो भी एक पार्टी का कार्यकर्ता है, लेकिन वो नेतृत्व ऐसा है कि उसको अपने व्यक्तिगत मान सम्मान अपमान की भी बहुत चिंता तब तक नहीं है जब तक समाज के लिए, देश के लिए सब कुछ सकारात्मक हो रहा। तो मुझे लगता है कि यह एक सुखद स्थिति है और आने वाला समय निश्चित तौर पे सुखद होगा। इस 20 लाख करोड़ की आपने बात की, और चूंकि वो इतना आर्थिक एक टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन अगर केवल आंकड़े की दृष्टि से भी हम लोग देखें तो हमको लगता है कि पूरे विश्व में 3 या 4 देश ऐसे थे जो 10% से ज्यादा पूरे जीडीपी का जो कोरोना काल में अनुदान दे पाए। भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और उसका लाभ निश्चित तौर पे आने वाले समय में मिलेगा। इसमें केवल एक छोटा उदाहरण दे रहे हैं। अभी जैसे कृषि बिहार में जब तक यहाँ कृषि का डेवलपमेंट नहीं होगा वो कुछ हम नहीं कर सकते हैं।
लोग पूछता भी है क्या हुआ किसी में। अटल जी की सरकार 2004 में चली गई थी, 2000 से 2004 का पीरियड। उसके पहले का अगर भारत याद होगा तो गांव शब्द जो आता था तो हम लोग के कॉन्सेप्ट एक बना हुआ, एक चित्र बना हुआ था सामने कि गांव का मतलब कि वहां सड़क नहीं होगा, बिजली नहीं होगी। ये दो चीज पक्का है कि नहीं। पहली बार आदरणीय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क नाम की एक चीज है। आज 20 चल रहा है, आज से 3-4 साल पहले मतलब 16-17 तक आते आते तब जाके वो रचना नजर आने लगी हर गाँव में। अब आज हम लोग कहीं जाते हैं किसी गांव में और वहाँ का सड़क, हालांकि अमूमन आपको नजर नहीं आता है, कि कहीं नजर आ गया तो लोग तुरंत पूछ लेते हैं आपके गांव का अभी तक नहीं बना। यानी कि स्टार्टिंग करने से लेके जमीन पे उतरने में बहुत बड़ा देश है। ब्यूरोक्रेसी का एक नेटवर्क वो अपने स्टाइल में चलता है, थोड़ा स्लो चलता है, तो 15, 16, 17 साल लग जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात हो गई है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, नजर नहीं आ रहा। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी इससे। स्वाभाविक है ना, अगर किसानों 70% आज भी 65 से 70% आबादी किसानों की है गांव की, तो अगर गांव के किसान की आमदनी दुगनी हो गई तो स्वाभाविक है कि प्रति व्यक्ति आंकड़ा जो है हमारा दुगना हो जाएगा। अभी तो बहुत कम है, 30,000। मैंने इसीलिए अटल जी वाली बात का उदाहरण दिया कि योजना बनाने से लेके धरातल पे उतरने में और नजर आने में 15 से 17 साल लग गए। एक लाइन केवल आप कभी साकड़े का अध्ययन कीजिएगा। मई जून 14 में सरकार बनी, 2013 में आप भारत सरकार का कृषि बजट आप देखिए, लगभग 50-60 हजार करोड़। आज उस बजट को आप देखिए, लगभग 2 लाख करोड़ पहुंचा। 50-60 हजार रुपये मेरा ज्यादा बोल रहे हैं, 30,000 के आसपास ही, 27,049, मतलब 28,000 करोड़ का। और आज जो है वो लगभग 2 लाख करोड़, यानी कि 28,000 करोड़ को मात्र 4 साल 5 साल में 2 लाख करोड़ तक पहुंचाना केवल कृषि क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा, मतलब उसको आप बुक कर सकते हैं। इसका असर अभी नजर आएगा बाद में, इसका असर नजर आएगा। और जिस दिन इसका असर नजर आने लगा, एक तो असर ऐसे ही नजर आने लगा, पिछले साल तक लोग भी गांव के लोग हैं, रसीद उसीद भी कटता ही, जो लोग गांव की खेती भी करते थे वो भी कहीं ये कहने में शर्माते थे कि हम खेती करें। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक किसान सम्मान निधि की केवल बात की, तो ऐसे लोग भी जो खेती नहीं करते हैं लेकिन गांव में खेत है, वो भी बेचैन है, खेतिहर बनने के लिए बेचैन। और एक नए जनरेशन का देखिए एक चर्चा शुरू हो गई, लगता है कि आने वाले समय में खेती जो है फायदे का सौदा होने वाली है, क्योंकि आजकल बच्चे खेती में भी कोर्सेज वगैरह करना शुरू कर रहे हैं चीजें। और नई चीजें क्या करें खेती में, नई चीजें क्या करें। भी हम कहते खुले थे ट्रेनिंग में दिल्ली, वहां एक जमीन पे एक साथ 4 फसलें, हालांकि बाद में मैंने उसमें एक 5वां भी, जब हम वहां घूम रहे थे देखे तो 5वां फसल मैंने कहा कि 5वां भी हमको फसल, मतलब एक खेती पे एक साथ 5 फसल हम ले सकते हैं। तो कल्पना करें कि अगर धीरे 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 ये जमीन पे उतर गए और हमारे लोग जो बाहर जाके 10,000, 12,000, 15,000 रुपये महीने में 12 घंटा अपने उस मिल में समय देते हैं, ऐसे ऐसे लोग सैकड़ों मेरे नजर में हैं जिनके अपने हिस्से पे 1 बीघा 2 बीघा खेत अपने हिस्से पे, और वो बाहर जाके 12,000, 14,000 की नौकरी करते हैं और 12 घंटा खटते हैं। वो 12 घंटा छोड़ दीजिए, 6 घंटा फिजिकली अगर अपने खेत में समय देने लगे और थोड़ी सी नई टेक्नोलॉजी
सरकार भी थोड़ी उपलब्ध करा दे उनको नई जानकारी, और वो भी जानने का प्रयास करें, तो उससे ज्यादा गांव पे बैठ के कमा सकते हैं। आपको केवल थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं। पूरे बिहार में सबसे महंगी जमीन कहीं है तो रक्सौल में, सबसे महंगा जमीन। चलिए वहां समझ में आता, तब गए एक बार चुनाव में, तो क्या बात है रक्सौल का, तो बताया कि चूंकि बॉर्डर एरिया है, बहुत तरह के बिजनेस वगैरह है, इसलिए। मैं एक बार हाजीपुर में प्रभारी था, हाजीपुर में भी जमीन का रेट भयंकर, मतलब पटना फेल है उसके सामने। वहां जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया, कारण क्या था, वहां एक कट्ठे का पोत जो अपने तरफ होता है ना, जो रेट, तो अपने तरफ बहुत अच्छा भी खेत है दक्षिण में, तो 14,000, 15,000, 16,000 रुपये बीघा है। बटैया ऐसा बटैया बोलो, हमारे 8 बजिएगा तो आज भी हमारे यहाँ बंदोबस्ती वही बंदोबस्ती हमारे तरफ पोत बोलते हैं, बंदोबस्ती। हाँ बंदोबस्ती वाला, तो उसको रेट में कहिए तो रेट कि भाई एक बीघा हो और 1 साल का इतना रेट हम देंगे। तो हमारे यहाँ 7-8 हज़ार 8,000 तक है, हमारे तरफ वाले पार्ट 15-16 है तक। वहाँ एक कट्ठे का 2,000 है, यानी कि अगर 1 बीघा है तो 20 40,000 रुपया रेट। तो आखिर वो कौन सी खेती कर रहा, तो आप देखिएगा तो वहां के किसानों ने अपने को केवल बीज प्रोडक्शन में डाल दिया। तो वो गोभी नहीं पैदा करते हैं, वो गोभी का बीज पैदा, प्याज नहीं पैदा करेंगे, प्याज का बीज पैदा करेंगे, और फिर उस बीज को पैकेजिंग करना। फिर उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है, मैंने शुरू में कहा, बीज की पैकेजिंग करना, उनको फिर जो केमिकलाइज वगैरह जो पार्ट है सारा सिस्टम करके, और फिर उनको मार्केट करना। तो नई तकनीक और फिर कुछ नया क्या करें, ये सब करेंगे हम लोग निश्चित तौर पे बिहार के लिए भी और यहाँ के युवाओं के लिए भी, मुझे लगता है कि सुखद होगा। और सर अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि ये जनसंख्या नियंत्रण पर छोटा सा अपना राय रखिए कि थोड़ा सा, ये बहुत ही एक वाइटल आज के डेट में चल रहा है कि इसको रोकना बहुत जरूरी है। अपनी छोटी सी राय अपनी जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बताइए। लगभग 46 साल की उम्र हो गई, 46 साल, और 6-7 साल में तो वो सा ही जाता है। तब से एक नारा हम लोग सुन रहे हैं, हम तो हमारे बहुत तरह के प्रचार वगैरह वगैरह वगैरह। आज तो प्रचारक के पे उस स्तर पे हम लोग पहुंच गए कि घर में बैठे रहते हैं बेटा बेटी पति पत्नी, और कुछ परिवार नियोजन के ऐसे साधनों का प्रचार आ जाता है, थोड़ी शर्मिंदगी भी लगती है। मुझे लगता है कि इसके लिए कहीं न कहीं से सरकार को कुछ विधियों पे कठोर बनना पड़ेगा। और जो मैंने शुरू में एक चीज कहा, बिहार के दृष्टि से विकास के लिए चश्मा थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ये बिंदु में भी, जनसंख्या नियंत्रण के बिंदु में भी सरकार को पूरी तरह चश्मा बदल के कुछ कठोर बनते हुए, हो सकता है कुछ लोग विरोध करेंगे, कुछ लोग इस पे संघर्ष करेंगे, सारी चिंता छोड़ते हुए कठोर बनना पड़ेगा, तभी जनसंख्या नियंत्रण हो पाएगा। अगर नहीं इसको कंट्रोल किए हम लोग, सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। आप जिस गति से विकास की योजना लागू कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे 10 टाइम्स ज्यादा यहाँ कंज्यूमर फिर खड़े हो जा रहे हैं, फिर उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है जब तक हम लोग जनसंख्या नियंत्रण को कठोरता से लागू करते हैं। और अपना, अगर आप कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, तो आप एक मैसेज दे सकते हैं आप उन्हें। सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर सुनने के लिए। इस टीम को धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। मित्रों, जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, दुर्भाग्य है कि एक हमारी साइकोलॉजी बन गई है, मन स्थिति बन गई है कि जीवन अपने लिए होना चाहिए। ये पश्चिमी प्रभाव जो पड़ा है, ये जीवन मेरा, ये लाइफ मेरा, ये निर्णय मेरा, मैं जैसे चाहूं जीऊं। हम सभी भारत के लोग हैं,
और भारतीय संस्कृति हमें हमेशा ये सिखाती रही है कि हमें अपने साथ साथ अपने आस पास के सारे इकोसिस्टम को, सारी प्रकृति की भी चिंता करनी है। और जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारी संस्कृति ने की है, तो आप सभी से आग्रह है कि अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने घर परिवार की प्रतिष्ठा, इसको कायम रखते हुए हम पूरे प्रकृति से सामंजस्य बनाते रहें और देश की प्रतिष्ठा को भी आगे बढ़ाने में निरंतर सहयोगी बने। बस आज यही कहना है। आप सबको एक बार पुनः प्रणाम। आज का ये इंटरव्यू सेशन यहीं तक रहेगा और जाते जाते मैंने थोड़ा सा यही सीखा, जिसने हिम्मत न हारा उसने जिंदगी को संवारा। और हिम्मत नहीं हारना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है, रोजगार उत्पन्न करना है। और इसी के साथ ये हमारा इंटरव्यू सेशन खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।